आपका स्वागत है। और सोने की चमक लगातार बढ़ती चली जा रही है। पहले शुक्रवार को और फिर आज फिर से सोने में ऑल टाइम हाईज बनते हुए नजर आए। कॉमेक्स पे भाव 11 महीने के हाईज पर हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी सोने ने यहां पर रिकॉर्ड हाईज बनाए हैं। अगर आप बाजारों की बात करें तो आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमने 60,000 के स्तर भी यहां पर टूटते हुए देखे, लेकिन उसके बाद डॉलर में हल्की सी तेजी आई है, जिसका कुछ असर हम यहां पर प्राइसेस में देख रहे हैं। तो हल्की मुनाफा वसूली के साथ कारोबार, लेकिन तेजी आगे कैसी रह सकती है, अगर आपको निवेश करना हो तो क्या करें, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एंजल वन के प्रथमेश माल्या, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के फॉर्मर चेयरमैन आशीष पेठे, साथ ही ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा भी हैं हमारे साथ। शुरुआत यहां पर प्राइसेस के साथ ही कर लेते हैं। प्रथमेश, कैसे देखते हैं आप करंट लेवल्स, क्योंकि जिस तरह की तेजी यहां पर देखने को मिली है मार्च के महीने में, जहां पर 7 मार्च और अगर आज की डेट हम देख लें तो करीब करीब $200 का जंप आ चुका है। गुड इवनिंग मनीषा। यस, क्लियरली $200 का जंप आ चुका है। यहाँ पे अनसर्टेनिटी, इंटरेस्ट रेट हाइक्स, वीक डॉलर और क्लियरली ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस, ये काफी हद तक सोने को काफी अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। 60,000 के पास में, 60,000 से आज थोड़ा सा ओवर टच करके थोड़ा सा नीचे की तरफ भी ये रुख दिखा रहा है। बट यहाँ पे मैं, अगर आप मुझे पूछेंगे कि यहाँ पे कोई ट्रेड बनता है, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है वैसा दिख रहा है। मोमेंटम के हिसाब से यहाँ से और 200-300 रुपए के ऊपर की पॉसिबिलिटी हो रही है। बट यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर देखूंगा तो मैं यहाँ पे एंट्री करना फिलहाल मैं रुकने की सलाह दूंगा। ऑलराइट, तो थोड़ा रुकना चाहिए, बाजार देखने की वो करें और उसके बाद ही यहाँ पर कोई ट्रेड लें। प्रथमेश, यूएस फेड की मीटिंग है मार्च को और काफी हद तक क्लैरिटी नियर टर्म डायरेक्शन की वहां से आती हुई नजर आएगी। कैसे अप्रोच करें वेडनेसडे को? आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट्स मनीषा क्लियरली फैक्टर्ड इन की रेट हाइक्स की पॉसिबिलिटी है। अदर देन दैट, अगर कोई होता है एक्स्ट्रा इवेंट होता है, 50 बेसिस पॉइंट होते हैं या फिर नहीं भी होता है, so that is an event that markets will wait for. Other than that, मेरे ख्याल से अभी ये मोमेंटम पकड़ा हुआ है। यहाँ पे 60,300 पॉसिबल आपको नेक्स्ट भाव देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल वेट एंड वॉच करने की रणनीति अपनानी चाहिए और मेरे ख्याल से फेड के इवेंट को वॉच आउट करना चाहिए। वंदना, आपकी क्या राय है? आप कैसे देखती हैं सोने को और क्या राय देंगी? मनीषा, मुझे लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट तो एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे मार्केट, और इसको कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्काउंट किया काफी कुछ गोल्ड ने। मुझे लग रहा है कि नीचे में 59,000 और 58,000 ये एक नी जर्क रिएक्शन आ सकता है अगर 50 बेसिस पॉइंट के करीब अगर जाता है फेड तो। हालांकि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर वो अनचेंज रखने की सलाह देंगे तो मुझे लग रहा है यहाँ पे प्राइसेस एक बार 62,700 एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे M6 में बन रही है, थोड़ा सा हायर साइड है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि वहां तक प्राइसेस जो है एक रिएक्शन दिखा सकता है या अनचेंज रखने पे। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि 59,000 तक करेक्ट होके आना चाहिए। मेजर जो यहाँ पे अंडरटोन है वो बाइंग का ही रहेगा, लेकिन 59,000 के करीब ही यहाँ पे बाइंग करे। फिलहाल वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रहेगी। दो यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं ऊपर की साइड में, एक तो यहाँ पे 60,600 का होगा, दूसरा यहाँ पे 61,200 का होगा। इससे ऊपर मुझे लग रहा है कि रैली ओवर स्ट्रेच्ड है, अभी ओवर स्ट्रेच्ड है, वहां पे काफी ज्यादा प्राइसी हो जाएगा गोल्ड। एब्सोल्युटली, अच्छी खासी बढ़त हमने यहाँ पर मार्च के महीने में ऑलरेडी आते हुए देखी है और सबकी निगाहें अब यहाँ पर यूएस फेड की मीटिंग की तरफ है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्विस नेशनल बैंक की भी मॉनेटरी पॉलिसी इस हफ्ते है। आपको याद दिला दें कि पीएमआई और इन्फ्लेशन डेटा भी यहाँ पर यूएस, बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से आने वाला है, जो यूके, जापान की तरफ से भी है। तो काफी सारे डेटा हैं और उसके ऊपर डॉलर इंडेक्स और सोना रिएक्ट करता हुआ नजर आएंगे। संयम, आपसे जानना चाहेंगे फिजिकल मार्केट्स में अब क्या हाल है यहाँ पर, बिकॉज 2023 का साल बहुत बेहतरीन शुरू नहीं हुआ यहाँ पर ज्वेलर्स के लिए। भाव में और भी उठापटक अब देखने को मिली है। ऑल टाइम हाइज को अगर आप देखें तो आज का क्या ग्राउंड फील रहा? देखिए, जब भी गोल्ड धीरे धीरे बढ़ता है 55,000, 56, 57, 58, तब मार्केट के अंदर फिजिकल डिमांड अच्छी रहती है। लेकिन जब इस तरीके से गोल्ड बढ़ता है तभी एक बार एंड कस्टमर है वो वेट एंड वॉच करता है। सबको पता है, सारी इंडस्ट्रीज के अंदर सब लोग फेड की मीटिंग्स देखते हैं। अगर 0.25% बढ़ता है तो $30 to $40 भाव घटेगा, लेकिन वो भाव जो घटेगा वो टेम्पररी रिएक्शन होगा। आने वाले टाइम के अंदर $50 to $70 यहाँ से, यानी $2,050, $70 के आसपास गोल्ड आएगा। और यही वेट एंड वॉच कर रहे हैं सारे कस्टमर्स भी। कल की जो मीटिंग होगी, परसों की जो मीटिंग होगी, उसके रिजल्ट के बाद फिर वापस जोर से बाइंग चालू हो जाएगी। पाड़वा है 22 को, नवरात्रि का 22 से 30 तक का फेस्टिवल है, तो उसके बाद ही मुझे लगता है 2-3 दिन अभी परचेसिंग बहुत स्लो रहेगी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद 22 तारीख से धीरे धीरे बढ़ने चालू हो जाएगी।
जी हाँ संयम, ये हफ्ता यहाँ पर इंडियन मार्केट्स के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्योहारों की शुरुआत भी हो जाएगी और आगे जाकर अक्षय तृतीया भी है, और अगर इस तरह के प्राइसेस रहते हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर लोगों के लिए खरीदना, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आ जाएंगे। आशीष पेठे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, जैसे संयम भी कह रहे थे कि खरीदारी तो यहाँ पर काफ़ी कम है, जिस तरह की बढ़त है, लोग साइडलाइंस पे वॉच कर रहे हैं। यहाँ पर माना सुनने को ये भी मिला है कि बहुत सारा ओल्ड गोल्ड भी मार्केट में आने लगा है। कैसी देखते हैं आप वो स्थिति, क्योंकि पिछले साल जो लोगों ने खरीदा था 60,000 के भाव उन्हें मिल रहे हैं। रिटेल एचएनआई की क्या बिकवाली भी है बाजार में? अभी तक तो हमने ऐसे कोई भारी बिकवाली तो देखी नहीं है। ओके। क्योंकि जनरली 5 से 10% जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना है वो दौड़ के बेचने को आ जाते हैं और 2-4 हफ्तों में वापस खरीदने के लिए भी आ जाते हैं, तो वो बिकवाली मैं नहीं देख रहा हूँ। लेकिन जो गुड़ी पाड़वा के लिए जो नॉर्मली बज होना चाहिए वो आज हम नहीं देख रहे हैं। और 2 दिन पर ही आई है गुड़ी पाड़वा का मुहूर्त, लेकिन प्री बुकिंग भी इस बार हमने नहीं देखी है। तो आई होप कि 1-2 दिन में अगर थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज हो जाता है तो खरीदारी वापस लौट के आएगी। तो थोड़ी सी मंदी यहाँ पर देखने को मिली है खरीदारों के लिहाज से। लेकिन आशीष जी, कुछ लोगों से हमने बात भी करी बाजार में, उनका कहना है क्योंकि बायर नहीं है मार्केट में, इसके लिए जो करंट ट्रेडिंग लेवल है उससे कुछ डिस्काउंट में फिलहाल यहाँ पर फिजिकल में काम होता हुआ दिखा है। यस, अगर आप लैंडिंग कॉस्ट देखेंगे तो उससे थोड़ा डिस्काउंट में मार्केट चल रहा है, लेकिन ये सिचुएशन चेंज होने को कुछ घंटे लगते हैं। जब मार्केट एक बार थोड़ा रिवर्स होकर तेजी में आ जाता है तो डिस्काउंटिंग भी कम हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ से और ज्यादा नीचे है नहीं, लगभग 1950 तक एक बार जा सकता है, लेकिन वापस ये रिटर्न बुलिश रन पे आ जाएगा ऐसा लगता है। यानी कि एक करेक्शन यहाँ पर मार्केट्स में आ सकती है। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमें यही कह रहे हैं। तो 1950 तक के लेवल्स आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। ऊपर में तो 2150 तक के भी यहाँ पर टारगेट्स इस साल में देखने को मिले ही हैं। संयम, ये आपसे सवाल है, तो फिर कैसे अप्रोच किए जाएं यहाँ पर फेस्टिवल्स? अक्षय तृतीया भी आगे जाकर है, हमने जो एग्जीबिशंस वगैरह होती है देखी हैं उनमें तो यहाँ पर पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स देखने को मिला है, लेकिन जो ये सडन टर्न अराउंड ऑफ इवेंट्स है और अभी भी अनसर्टनिटी और चिंताएं बाजार से निकली नहीं है, गोल्ड बायर्स के लिए ये स्थिति कैसी रह सकती है? कोई भी डिप के ऊपर बाय करना बनता है गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी। जब भी भाव ये जैसे स्टैग्नेंट भाव है रहेगा, 60,000 करीब रहेगा या 500 करीब रहेगा, और 5-7 दिन अगर यही भाव रहता है तो बायर अपने आप मार्केट के अंदर वापस आता है। लेकिन रोज जब भाव जोर जोर से बढ़ता रहता है तभी एक बारी बायर साइड लाइन पे रहता है खड़ा। और कभी भी गोल्ड जैसे भाव बढ़ रहा है, जब भी हमारा 30,000 का भाव था, 35,000 का भाव था, 40,000 का भाव था, तभी बाइंग एक बार होते जा रहे हैं। उस टाइम पर अपन देख रहे हैं कि जो टनों के अंदर इंपोर्ट होता है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि कभी भी एंड कंज्यूमर बढ़ती चीज के अंदर ही इन्वेस्ट करता है। और अभी भी मुझे लगता है कि 3-4 दिन जैसे निकल जाएंगे वापस कस्टमर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आने वाले साल के अंदर भाव 65,000 से 66,000 के करीब दिखेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट रूप से भी देखें या ज्वेलरी आगे वेडिंग बाइंग के रूप से भी देखें तो ये महीने या अप्रैल के अंदर बाइंग करेंगे तो दिवाली तक भी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एब्सोल्युटली, यानी कि 60,000 के नीचे की खरीदारी यहाँ पर आपको काफ़ी रंग दिला सकती है, आगे काफ़ी पॉजिटिविटी है। ये सवाल आपसे है आशीष जी, किस तरह की बाइंग की आप रिकमेंडेशन करेंगे? जिनको ज्वेलरी खरीदनी है शादियों के हिसाब से वो तो वो लेंगे ही, जिनको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना है उनके लिए क्या विकल्प है? जैसे मैं हर बार ये कहता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में SIP इन्वेस्ट करते हो, उसी तरह से आपको सोने में भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हर महीने थोड़ा सेविंग भी हो जाता है और इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, और आपको पूरे साल का एक एवरेज रेट आपको मिल सकता है। आप उसमें एक अलग अलग रीत से इन्वेस्ट कर सकते हो, फिजिकल भी थोड़ा सोना ले सकते हो, ETFs में, डिजिटल गोल्ड में, जो आपको सहूलियत है उसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। क्योंकि आगे चल के अगर ये सोना लॉन्ग टर्म बुल रन में है तो आप धीरे धीरे अक्यूमुलेट करेंगे, आपको एवरेज रेट मिलेगा, लॉन्ग टर्म में ऑलवेज आपको बेनिफिट रहेगा।
एब्सोल्युटली, जो डिसिप्लिन्ड अप्रोच रहती है इन्वेस्टमेंट को लेकर वो आपको काफी फायदा देती है। और अगर इस साल की अब तक की बात कर लें तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में एक नेगेटिव हमने इंपैक्ट आता हुआ देखा है, लेकिन अगर आप सोने को देखें तो इस साल में अब तक सोने ने आपको 10% का रिटर्न दिया है। ये बात हम लगातार कहते रहते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट है कि आपका पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। सोने की उसमें एक स्पेशल यहाँ पर एक जगह होनी चाहिए और सोने ने हर बार की तरह यहाँ पर आपको ये परफॉर्म करके दिखाया भी है। आप संयम एंड आशीष जी, आप दोनों से एक और चीज जानना चाहेंगे। आशीष जी, पहले आपसे, अगले 2-3 दिन में भी अगर यहां पर लगातार तेजी रहती है, मानिए अगर यूएस फेड ने यहां पर 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक करी, हम सोने को यहीं पड़ा हुआ देखते हैं, क्या अप्रोच इंडस्ट्री की रहेगी फिर उस लिहाज से आगे जाके इन्वेस्टर्स या खरीदारों को ल्योर करने के लिए? मुझे लगता है कि 25 बेसिस पॉइंट तो ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस, तो ज्यादा हलचल नहीं होगी। लेकिन जो एंड कंज्यूमर्स को लुभावने के लिए हर एक ज्वेलर ने अपनी स्कीम तो लाई है, लेकिन नए नए कलेक्शन सब ज्वेलर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि सोना ही एक ऐसा एक एसेट है जो आप फ्लॉन्ट भी कर सकते हैं, आप उसको ज्वेलरी बना के पहन भी सकते हैं। तो ऑल द ज्वेलर्स डिजाइन और कलेक्शन पे फोकस करेंगे और स्कीम्स पे फोकस करेंगे, ताकि कस्टमर का ध्यान थोड़ा रेट से अलग हो जाए। एब्सोल्युटली सही। हम आप कैसे देखते हैं इंडस्ट्री अप्रोच इस तरह के फेस्टिवल्स पे? एक्चुअली कुछ देर पहले ही मेरे डायरेक्टर मुझे बोल रहे थे कि सर पिछले साल के प्राइस पे दे दीजिए, आपने तो उस टाइम पे लिया होगा। तो कैसे देखते हैं आप करंट लेवल्स और क्या अब यहाँ पर स्कीम्स रहेंगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, कस्टमर भी 15-20 दिन से रुका हुआ है बाइंग करने के लिए। मार्च के अंदर वैसे भी कस्टमर्स की बाइंग कम रहती है इंडिया के अंदर मार्च एंडिंग की वजह से। इस टाइम पर रिटेलर्स को भी काफी मौका मिला जब उन्होंने डिजाइनिंग, लाइट वेट ज्वेलरी, रोज गोल्ड, मिलेनियल्स के लिए चेन्स, वेडिंग ज्वेलरी, सबका टाइम मिल गया सबको ज्वेलरी बनाने का और नए डिजाइन को रोल आउट करने का। पाड़वा से लेके अक्षय तृतीया के बीच में मैक्सिमम डिजाइन रोल आउट होते हैं, मैक्सिमम कलेक्शंस रोल आउट होती हैं। तो उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है, जॉइंट एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है सब जगह। सो कस्टमर्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लॉक इन। और 23 तारीख 24 तारीख के बाद जब मीटिंग फेड की हो जाती है, अगर 25 बेसिस में बढ़ते भी हैं तो $10-20, $25 के ऊपर का डिफरेंस मुझे नहीं लगता लगेगा इसके अंदर, और वो भी टेम्परेरी रहेगा 1 या 2 दिन के लिए। उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे और बढ़ने के हिसाब से उस टाइम पर बाइंग, चाहे रेट कम हो या रेट ज्यादा हो, कस्टमर वो रेट्स को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ के मार्केट के अंदर आ जाएगा। एब्सोल्युटली, ये चीज तो हमने देखी है कि हर एक का अपना एक बजट होता है, तो सोना चाहे कम ही मिलता हो, लोग उस लिहाज से अपनी खरीदारी यहाँ पर किया करते हैं। लाइट वेट का चलन हमने काफी समय से अब यहाँ पर बनता हुआ देखा ही है। बहुत शुक्रिया संयम, आशीष जी, आप दोनों का साथ जोड़ने के लिए एंड क्लियरली वो राय भी यहाँ पर हमारे खरीदारों को देने के लिए कि कैसे करंट गोल्ड प्राइसेस का यहाँ पर फायदा उठाया जाए। 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक फैक्टर्ड इन है, अगर वो नहीं होती या उससे ज्यादा होती है तो ऑफ कोर्स एक नीजर्क रिएक्शन हम यहाँ पर सोने में आता हुआ देखेंगे, लेकिन उस बात को अभी 48 आवर्स हैं, यानी कि 2 दिन हैं, वो चीज भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ये तो बात हुई सोने की, लेकिन बाकी तमाम कमोडिटीज में भी बहुत ज्यादा उठापटक है। कैसे करें ट्रेड, आपको बताएंगे। सोने के मूवमेंट में चांदी को मत भूल जाइए, क्योंकि यहां पर भी बढ़त देखने को मिली है और ऑलमोस्ट $22.5 प्रति आउंस पर चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है। ये आज का चार्ट है जहां पर हमने करीब 300 रुपए की बढ़त आते हुए देखी है। आपके लिए 1 मंथ 3 मंथ चार्ट भी लेके आएंगे, क्योंकि यहां पर भी अगले पिछले 1 महीने की बात की जाए तो 4.5% की बढ़त है। यानी कि अपना जो इसका 61,000 का लो था, वहां से हमने 68,000 का हाई भी बनता हुआ देखा है। वंदना, कैसे देखती है चांदी को, क्योंकि अगर 1 महीने की बात की जाए तो 7-8 हजार रुपए चांदी भी चढ़ी है। वंदना, हम आपको सुन नहीं पा रहे, कैसे देखेंगे आप चांदी? मुझे लग रहा है कि ये गोल्ड को ज्यादा भी फॉलो कर रहा है और बेस मेटल में जो फॉल है इसे थोड़ा सा इग्नोर कर रहा है। $23.5 ये मुझे लग रहा है कि कॉमिक्स में चांदी एक बार देख सकते हैं। और घरेलू बाजार की बात करें, मुझे लग रहा है कि 70,800 से लेके 71,000 तक के जो लेवल्स हैं, अगर यहाँ पे अनचेंज रहता है तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार ऊपर की तरफ मूव हो सकता है चांदी में। तो जो नेक्स्ट फिगर है वो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में आ सकता है। एब्सोल्युटली, थोड़ा सा लैग के साथ ही सही, लेकिन चांदी सोने को यहाँ पर डेफिनेटली फॉलो करती है। लेकिन मेटल्स में बुरा हाल है। प्रथमेश, यहाँ पर क्या व्यू है, क्योंकि पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद इस हफ्ते भी कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं? आई थिंक क्लियरली मनीषा, सारे रिस्क एसेट्स को डंप किया गया है, जहाँ पे बेस मेटल्स, ऑयल, इक्विटीज, सारे एसेट क्लास को बिकवा लिया और सेफ हेवन्स में खरीदारी है। क्लियरली ग्लोबल अनसर्टेनिटी सारे रिस्क एसेट्स को एक हद तक नेगेटिव टेरिटरी में लेके जा रही है।
और यहीं पे बेस मेटल्स पे गिरावट है। यहाँ पे वैसे सारे बेस मेटल्स में गिरावट का रुख अभी भी जारी रहने की उम्मीद कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली अगर आप एक पिक यहाँ पे रखें तो वो कॉपर में होगी। 753 पे ट्रेड हो रही है कमोडिटी। मेरे ख्याल से यही भाव पे आप इस कमोडिटी को बेच सकते हैं, इसमें गिरावट जारी रह सकती है। 743 तक का टारगेट रहेगा, आपका स्टॉप लॉस जो 758 को मिलेगा। और एक बहुत बड़ी भारी गिरावट हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी है। पिछले हफ्ते की 12% की गिरावट के बाद क्रूड प्राइसेस में हमने करीबन 4% की गिरावट एक समय पे आ जाते हुए देखी थी। थोड़ी सी बेहतर ये अब खरीदारी यहाँ पर निकल के आई है अपॉर्चुनिटी बाइंग निचले स्तरों पर, तो 2% की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार। इसे कैसे देखते हैं प्रथमेश? आई थिंक क्रूड और नेचुरल गैस ये दोनों ही कमोडिटी काफी वोलेटिलिटी रही है पूरे 2023 में भी और 2022 में भी। और फिलहाल जिस हद तक मेरे ख्याल से जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और रिस्क एसेट्स में डंपिंग हो रही है, और अकॉर्डिंगली आप क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में ही जो रुख देखेंगे वो नीचे की तरफ का ही रहेगा। आज क्लोज टू अराउंड 2% डाउन है फिलहाल के ट्रेड में। मेरे ख्याल से यहाँ पे आप इक्वाली का ही ट्रेड लेना चाहिए 5510 के आसपास। 5630 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 5230 के लिए रहेंगे। मेरे ख्याल से क्रूड में अभी भी गिरावट जारी रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखती है। ऑलराइट, यानी कि रिस्क एवर्जन यहाँ पर जारी रह सकता है। एक सेल ऑफ इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिला है और काफी हद तक इंडस्ट्रियल कमोडिटीज उसी चपेट में। वंदना, एग्री स्पेस को कैसे देखती हैं आप? क्योंकि यहाँ पर अगर जीरे को छोड़ दें तो बाकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी कुछ मुनाफा वसूली ही रही है। यहाँ पर क्या ट्रेंड्स बन सकते हैं? थोड़ा सा रिलीफ मुझे लग रहा है मनीषा, यहाँ पे स्पाइसेस काउंटर में लोअर लेवल से काफी शार्प फॉल के बाद थोड़ी सी बाइंग आ सकती है, इसलिए मुझे धनिया लग रहा है। कोरिएंडर में 7200 पे बाय करना चाहिए। 7600 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 7000 का होगा। दूसरी कमोडिटी मुझे लग रहा है कि कॉटन ऑयल सीड केक में भी एक रिवर्सल आ सकता है छोटा सा, तो 2685 पे यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 2730 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना होगा 2640 का। तो मुझे लग रहा है कि मेजर बाइंग नहीं है, जस्ट एक बाउंस जो है वो एग्री कमोडिटीज में देखा जा सकता है इस हफ्ते के लिए। तो ये यहाँ पर हाल है मसालों के और कॉटन ऑयल सीड केक के। लेकिन यहाँ पर बात अब डॉलर इंडेक्स की कर लेते हैं, क्योंकि काफी हद तक जो मूव्स हैं उसके आसपास ही स्थिर होती हुई नजर आएंगी। कैसे देखते हैं आप प्रथमेश डॉलर इंडेक्स को? क्योंकि 102 और 104 के बीच में हमने यहाँ पर रेंज बनती हुई देखी है, लेकिन हर टिक के साथ यहाँ पर एक इम्पैक्ट कमोडिटीज पर आ जाता है। क्लियरली आई थिंक डॉलर इंडेक्स और कमोडिटीज का जो कोरिलेशन है मेरे ख्याल से द बेस्ट इन ऑलमोस्ट अ डिकेड है अभी। और डॉलर इंडेक्स का वीकनेस और कमोडिटीज का स्ट्रेंथ, और अकॉर्डिंगली डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ और कमोडिटीज की वीकनेस काफी अच्छी तरीके से प्ले आउट हो रही है। क्लियरली यहाँ पे मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स का जो रेंज है वो 101 नीचे की तरफ में, 105 ऊपर की तरफ में, और अकॉर्डिंगली रुपी में आपको जो रेंज है 82 और 84 के रेंज में। मेरे ख्याल से ये रेंज में आपको डॉलर इंडेक्स और रुपी वाला ट्रेड है वो आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकता है। क्लियरली आपको डॉलर रुपी का इक्वेशन 83.5 उप साइड में और नीचे में करीब 81.5 ये आपको रेंज देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो वो करेंसी के कैलकुलेशंस भी हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे जब आप कमोडिटीज में कारोबार करते हैं। आज हल्की सी गिरावट रुपए में देखने को मिली है और अनसर्टनिटीज यहाँ पर बहुत ज्यादा है, लेकिन सारी रेंजेस आपको बताई गई हैं। एक सेक्टर जहां पर आपको शॉर्ट करके काम नहीं करना वो है सोना चांदी। लेकिन ऑफकोर्स आपसे लगातार बात होती रहेगी कि अगले 2 दिन किस तरह से यहाँ पर कारोबार करें यूएस फेड की मीटिंग आते आते तक। बहुत शुक्रिया प्रथमेश, वंदना, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और दर्शकों की मदद भी करने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, आवाज समाचार लेके लौटेंगे।